नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सभी तक न्याय की पहुंच होने पर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने असम में पहले तकनीकी और व्यावसायिक राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यूक्रेन पर रूस की ड्रोन और मिसाइल हमलों में 10 लोगों की मौत, प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को नुकसान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीती। ब्रिस्बेन में 5वां और अंतिम मैच वर्षा के कारण रद्द। और भारतीय निशानेबाज रविंदर सिंह ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी को न्याय मिलने पर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। नई दिल्ली में आज सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सभी को न्याय सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कानूनी दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद नागरिकों को कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अपनी 3 दशक की यात्रा में नालसा ने जरूरतमंद नागरिकों को कानूनी सहायता और सेवाएं प्रदान करने के मान लक्ष्य की दिशा में सराहनीय भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की 2 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज रात अंगोला पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की ये पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा अफ्रीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी और अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में 11 से 13 नवंबर तक राष्ट्रपति बोत्सवाना में रहेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में एक जीवंत साझेदारी भारत अंगोला के बीच आर्थिक संबंधों का केंद्र है। अंगोला अफ्रीका से भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात में इस सहयोग पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। अंगोला अफ्रीकी संघ का वर्तमान अध्यक्ष है। इस दौरान भारत द्वारा अंगोला की रक्षा आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने और अंगोला में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता पर भी चर्चा की संभावना है। बोत्सवाना के साथ भारत अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने की संभावनाओं पर विचार करेगा। इस मुलाकात में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग पर भी जोर दिया जाएगा। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने का भी संकेत दिया है। भारत दोनों अफ्रीकी देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सस्ती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते विशेषज्ञता क्षेत्रों पर भी चर्चा करेगा। मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों के विभिन्न नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया में एक चुनावी जनसभा में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने दिनारा में कहा कि बिहार के विकास के लिए एक स्थिर सरकार चाहिए और यह स्थिरता एनडीए के सत्ता में आने से मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सुपौल में एक जनसभा में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। जनता दल यूनाइटेड
के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में एक जनसभा में कहा कि उन्होंने बिहार में सत्ता संभालने के बाद राज्य में डर और भय का माहौल समाप्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने पूर्णिया में कहा कि बिहार में 20 साल से एक ही सरकार चल रही है, लेकिन रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है। गया जिले के बाराचट्टी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी असली लड़ाई बेरोजगारी से है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार में समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वीवीपैट पर्चियां बाहर फेंके जाने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने तरन तारण की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रवजोत कौर ग्रेवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तरन तारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये कार्रवाई शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रवजोत ग्रेवाल और 2 अन्य पुलिस अधिकारी सीमावर्ती जिले तरन तारण में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। आज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी की नई दरों से नागरिकों को कैसे लाभ हो रहा है। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत कई हस्तशिल्प वस्तुओं पर करों में कटौती की गई है, जिससे कारीगरों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इन सुधारों के तहत लकड़ी, पत्थर और धातुओं से बनी मूर्तियों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कर कटौती में पेंटिंग, हस्त निर्मित मोमबत्तियां, लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद और मिट्टी व टेराकोटा से बने बर्तन जैसी वस्तुएं शामिल हैं। यह कदम न केवल देश के कारीगरों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को भी बल दे रहा है। इसके अलावा कपास और जूट से बने हैंडबैग और शॉपिंग बैग पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना और सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करना है। नए जीएसटी सुधारों से उपभोक्ता भारतीय हस्तशिल्प को आसानी से खरीद पा रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में देश के हस्तशिल्प वस्तुओं को पहुंच मिल रही है और प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ रही है। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज असम में विश्वनाथ जिले के भूलागुड़ी में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित असम के पहले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इसमें 2000 विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक ब्लॉक, 1620 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृह और एक सुविधा केंद्र होगा। इस विश्वविद्यालय का नाम 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित थे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि शहरीकरण ही विकसित भारत का मार्ग है। उन्होंने कहा कि देश के शहरों का परिवर्तन नागरिक केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ होना चाहिए। नई दिल्ली में आज शुरू हुए राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार साफ सुथरे, स्वस्थ और समृद्ध शहर बनाने को प्रतिबद्ध है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से उनको आगे बढ़ना हो तो उसमें कई योजनाएं, जैसे हम देखते हैं अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएमएवाई, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि ये लागू किया। इनके सबके पिछले 10 वर्षों से अपने अपने परिणाम निकले हैं। हर एक योजना का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। आज हमारा जीवन सरल हुआ है। हमारी इंडेक्सिंग शहरों की ये अच्छी हुई है, बढ़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पिछले 10 वर्षों में किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संकलन और अगले 5 वर्षों की योजना जारी की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक नई अनुसंधान और विकास नियमावली का भी अनावरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री अक्षय ऊर्जा पर एक रिपोर्ट स्वयं भी जारी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र दिव्यांगों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है।
भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री रामदास ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 16,000 से अधिक दिव्यांगों को सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा में दिव्यांगों के लिए आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अभिषेक ने पूरी श्रृंखला में 163 रन बनाए। वहीं सेना के अनुभवी निशानेबाज रविंदर सिंह ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र में आज चैंपियनशिप के पहले ही दिन रविंदर ने कमलजीत और योगेश कुमार के साथ मिलकर इसी वर्ग में भारत को टीम रजत पदक भी दिलाया। वहीं 2 बार की ओलंपियन इलावेलिन वालारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उधर राहुल वीएस छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 1 राउंड शेष रहते ही हासिल कर ली। ये 21 वर्षीय खिलाड़ी एशियाई जूनियर चैंपियन भी हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में वे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भी बने थे। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन में 10 लोगों की मौत हो गई है और प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को नुकसान हुआ है। खबरों के अनुसार हमले में 28 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 450 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं। यूक्रेन के नेता ने बताया कि हवा, जमीन और समुद्र से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों ने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच रूस की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेनी सेना द्वारा दागे गए 2 निर्देशित हवाई बम और 178 मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने और हज 2026 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिद्दा पहुंच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे हज प्रबंधन पर सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संतुलित और आपसी रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मेलबर्न में आज ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल तथा कौशल और प्रशिक्षण मंत्री एंड्रू जाइल्स के साथ द्विपक्षीय चर्चा के दौरान श्री गोयल ने ये बात कही। 67वें आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अंतर्गत आज तिरुवनंतपुरम में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर ओमन कुट्टी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कुदामलूर मुरलीधरन मरार के नेतृत्व में एक जीवंत पंचवाद्यम प्रस्तुति से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से 2 दिन की भूटान यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामयाल वांगचुक 1020 मेगावाट क्षमता वाली पुनात सांगशु द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति हासन में जैन मुनि और आध्यात्मिक गुरु शांति सागर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार तक शीतलहर की स्थिति का भी अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5-6 दिन तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सभी तक न्याय की पहुंच होने पर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने असम में पहले तकनीकी और व्यावसायिक राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 10 लोगों की मौत, प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को नुकसान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीती। ब्रिस्बेन में 5वां और अंतिम मैच वर्षा के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।